नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की वेबसाइट ड्राफ्टमैन सिविल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग वैल्यूएशन अथवा मूल्यांकन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। वैल्यूएशन किसी संपत्ति जैसे भवन, फ्लैट, कारखाने, विभिन्न प्रकार की कोई इंजीनियरिंग संरचना, भूमि आदि का सही मूल्य निकालने की तकनीक को वैल्यूएशन या मूल्यांकन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं कि हमें बैंक में जाकर के होम लोन के लिए अप्लाई करना है। तो बैंक का जो मैनेजर होगा वो आपसे कहेगा कि अगर आपके पास कोई भवन, कोई फ्लैट, किसी तरीके का कोई कारखाना या फिर कोई भूमि पड़ी हो जिसके कागज आपके पास उपलब्ध हो, तो वो कागज हमारे पास ला करके आप जमा करिए। इन कागजों को जमा कराने का आशय यह है कि वो आपके भवन, फ्लैट, कारखाने या भूमि आदि के लीगल डॉक्यूमेंट्स को अपनी बैंक के संबंधित वैल्यूअर के पास भेजेगा और उससे आपके भवन, फ्लैट, कारखाने या भूमि की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू को निकलवाएगा, जिसके द्वारा ही वो आपको लोन उपलब्ध कराएगा। वैल्यूएशन के उद्देश्य। वैल्यूएशन के निम्नलिखित 4 उद्देश्य होते हैं, जिसमें नंबर 1 संपत्ति को बेचना या खरीदना, नंबर 2 कर या टैक्स निर्धारण करना, नंबर 3 किराया निर्धारण करना, नंबर 4 ऋणों के संबंध में जमानत या बंधक रखना। तो सबसे पहला हमारा जो वैल्यूएशन का उद्देश्य है वो है किसी संपत्ति को बेचना या खरीदना। मान लीजिए कि आप जिस मकान में रहते हैं आपको उस मकान को बेचना है, तो आप क्या करेंगे कि अपने मकान की एक यथा उचित वैल्यू सामने वाले को बताएंगे जो उस मकान को खरीदना चाहता है। सामने वाला भी आपके मकान को देख करके अपने हिसाब से उस मकान को खरीदने के लिए जो पैसा उसके पास उपलब्ध है उस हिसाब से वो आपके मकान की वैल्यूएशन को तय करेगा। तो ये एक तरीका है कि आप जिसके द्वारा अपने संपत्ति की वैल्यूएशन बेच करके या खरीद करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मकान है जिसको आप 20 लाख रुपए में किसी को बेचना चाहते हैं, तो सामने वाली पार्टी आपके मकान को देख करके यह अंदाजा लगाएगी कि क्या वो संपत्ति, वो मकान 20 लाख में खरीदने लायक है या नहीं है। वो आपको अपने हिसाब से उस मकान की वैल्यू बताएगा जो कि 20 लाख से कम भी हो सकती है और 20 लाख से ज़्यादा भी। तो वैल्यूएशन के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य हमारा है संपत्ति को बेचना या खरीदना। नंबर 2 कर निर्धारण करना। किसी भी संपत्ति का हाउस टैक्स भी वैल्यूएशन के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आपके आपके मकानों में जो भी टैक्स आता है नगर पालिका के द्वारा, वो सभी टैक्स आपके मकान की नाप जोख करने के बाद में, आपके मकान की वैल्यूएशन निकालने के बाद में ही नगर पालिका निर्धारित करती है। नंबर 3 किराया निर्धारण करना। आप जिस मकान में रहते हैं, अगर आपको उस मकान के किसी भी पोर्शन को किराए पर देना है तो हम वैल्यूएशन के द्वारा भी उस पर्टिकुलर पोर्शन का किराया निर्धारण कर सकते हैं। नंबर 4 ऋणों के संबंध में जमानत या बंधक रखना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप अपने मकान के ऊपर किसी भी प्रकार का बैंक ऋण लेते हैं तो आपको अपने जरूरत के संबंधित सभी कागजों को जो कि उस मकान से संबंधित होते हैं बैंक के पास में गिरवी रखना पड़ता है। उसी कागजों को रख करके बैंक आपको ही ऋण उपलब्ध कराता है। मूल्यांकन करने की विधि। मूल्यांकन करने की समानताएं 2 विधि प्रचलित हैं जिसके द्वारा वैल्यूअर आपके मकान की या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बैंक को प्रोवाइड कराता है। जिसमें नंबर 1 विधि है लैंड एंड बिल्डिंग मेथड और दूसरी विधि है कंपोजिट रेट मेथड। लैंड एंड बिल्डिंग मेथड। जब
भूमि के क्षेत्रफल को वर्तमान में चल रही उसी क्षेत्र के भूमि के मूल से गुणा करके व उस भूमि पर बने मकान के आच्छादित क्षेत्रफल को वर्तमान में चल रहे कवर्ड एरिया रेट से गुणा करके दोनों को जोड़कर भवन का कुल मूल्य निकाला जाता है। तो इस मेथड को ही लैंड एंड बिल्डिंग मेथड कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मानिए कि आप जिस मकान में रहते हैं आपको उस मकान की वैल्यू निकालनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेथड से निम्न प्रकार से उस मकान की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपके मकान का जो प्लॉट एरिया है वो हम मानते हैं कि 83.61 स्क्वायर मीटर है। प्लाट पर बने मकान का आच्छादित एरिया मतलब आपके मकान में जितने पोर्शन पर छत पड़ी हुई है वो 55.45 स्क्वायर मीटर है। आप जहां पर रहते हैं वहां पर वर्तमान में जो भूमि का मूल्य चल रहा है वो है आपका 10,000 रुपये स्क्वायर मीटर। वर्तमान में चल रहे भवन के आच्छादित एरिया का मूल्य आपका 15,000 स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भवन में जो छत पड़ी है उसका 1 स्क्वायर मीटर एरिया को बनवाने का खर्चा 15,000 रुपया है। तब वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग निकल के आएगी प्लॉट एरिया इंटू भूमि का मूल्य प्लस आच्छादित एरिया इंटू आच्छादित एरिया का मूल्य। प्लॉट एरिया आपका 83.61 स्क्वायर मीटर ये हमने लिया हुआ है। इसका गुणा हमने कराया हुआ है भूमि के मूल से। वर्तमान में चल रहे भूमि के मूल से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कराया है। फिर उसमें हमने 55.45 स्क्वायर मीटर जो कि हमारा मकान का आच्छादित एरिया है उसका गुणा हमने भवन के आच्छादित एरिया का मूल्य 15,000 रुपये स्क्वायर मीटर से कराया है। यहाँ पर दोनों का गुणा किया, यहाँ पर भी दोनों का गुणा किया, दोनों को जोड़ करके हमने आपके मकान की वैल्यू 16,67,850 रुपये निकाली है। आगे हम देखते हैं कंपोजिट रेट मेथड। जब मकान या फ्लैट के आच्छादित क्षेत्रफल को वर्तमान में चल रहे कवर्ड एरिया रेट से गुणा करके उस मकान या फ्लैट का मूल्य निकाला जाता है तो इस मेथड को ही कंपोजिट रेट मेथड कहते हैं। आइए इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए आप जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 1050 स्क्वायर फीट। वर्तमान में चल रहे फ्लैट के आच्छादित एरिया का मूल्य 5,000 रुपये स्क्वायर फीट है। मतलब उस फ्लैट के 1 स्क्वायर फीट को बनाने में 5,000 रुपये का खर्चा आता है। तब आपकी फ्लैट की जो वैल्यू होगी वो हम निम्न तरीके से निकालेंगे, जिसमें फ्लैट का बिल्टअप एरिया इंटू फ्लैट के आच्छादित एरिया का मूल्य। हमारे फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 1050 स्क्वायर फीट और जो हमारा आच्छादित एरिया का मूल्य है वो है 5,000 रुपये स्क्वायर फीट। दोनों का मल्टीप्लाई करा करके हम 52,50,000 रुपये उस फ्लैट की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यूएशन पर प्रभाव डालने वाले कारक। नंबर 1 सर्किल रेट, नंबर 2 मार्केट रेट, नंबर 3 भवन के सामने की रोड, नंबर 4 भवन का कवर्ड एरिया, नंबर 5 भवन की आयु, नंबर 6 भवन की संरचना। सर्किल रेट किसी भी क्षेत्र का सर्किल रेट वहां के जिलाधिकारी ऑफिस से प्रति वर्ष निकाला जाता है, जिसका उपयोग उस क्षेत्र पर पड़ने वाली प्रॉपर्टीज की गाइडलाइन वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सर्किल रेट का प्रथम पेज की फोटो लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कार्यालय उपनिबंधक द्वितीय कानपुर नगर, सर्किल दर अनुसूची, प्रभावी दिनांक 1 जनवरी 2018। इसका आशय यह है कि जनवरी 2018 से
जो दर अनुसूची होगी जिस पर वैल्यूअर आपको सर्कुलेट वैल्यू पर आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करके देगा, वो दर इसी किताब से ली जाएगी। इस किताब में उस क्षेत्र पर पड़ने वाले सभी मोहल्लों की सूची होती है और उन्हीं मोहल्लों की सूची के सामने वहां के लैंड के सर्कुलेट लिखे होते हैं जो कि वहां की रोड की चौड़ाई के अनुसार होते हैं, जिसमें रोड की चौड़ाई 30 फीट से कम, 30 से 60 फीट के बीच में और 60 फीट से ऊपर की होती है। मार्केट रेट, जब किसी प्रॉपर्टी को एक निश्चित समय पर खुले बाजार में बेचने पर वह प्रॉपर्टी जितने मूल्य पर बिक सके वह मूल्य प्रॉपर्टी का मार्केट रेट कहलाता है। वास्तव में मार्केट रेट पर ही प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाती है और यही वैल्यू बैंक लोन पर्पस के लिए उपयोग की जाती है। इसका आशय यह है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हम दो रेट पर निकालते हैं, जिसमें पहला रेट सर्किल रेट होता है जो कि किताब के द्वारा निकाला जाता है, जो कि जिलाधिकारी के द्वारा संशोधित की जाती है प्रतिवर्ष, और दूसरा जो वैल्यू होता है वो मार्केट रेट पर निकाला जाता है। और मार्केट रेट पर ही निकाली गई प्रॉपर्टी बैंक लोन पर्पस के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मार्केट रेट वैल्यू जो होगी वो सर्किल रेट से कम भी हो सकती है, और या फिर इसका अपोजिट हो सकता है कि मार्केट रेट वैल्यू सर्किल रेट वैल्यू से कहीं अधिक हो सकता है। इसलिए हम सर्किल रेट वैल्यूएशन को केवल गाइडलाइन वैल्यू के तौर पर निकालते हैं, जबकि बैंक लोन पर्पस के लिए हम मार्केट रेट को ही लेते हैं। भवन के सामने की रोड, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पर उसके सामने की रोड या सड़क प्रभाव डालती है। सड़क की चौड़ाई के अनुसार प्रॉपर्टी की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि दर अनुसूची में रोड की चौड़ाई के अनुसार ही मोहल्लों के लैंड के रेट लिखे होते हैं। तो भवन के सामने की रोड जो होती है वो वैल्यूएशन पर काफी अधिक प्रभाव डालती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में कोई 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट 30 फीट या 9.15 मीटर चौड़ी रोड पर स्थित है और उसी क्षेत्र पर कोई दूसरा 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट 60 फीट अर्थात 18.29 मीटर चौड़ी रोड पर स्थित है, तो 60 फीट पर स्थित प्लॉट की वैल्यू 30 फीट पर स्थित प्लॉट की वैल्यू से अधिक होगी, यद्यपि दोनों प्लॉट एक ही क्षेत्र में स्थित है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान के सामने की जो रोड है वो 60 फीट चौड़ी है और आपके मकान के ठीक पीछे भी एक मकान बना हुआ है, लेकिन उस मकान के सामने की रोड केवल 30 फीट चौड़ी है। आप ये भी स्वीकार करिए कि आपके मकान में जितना परसेंटेज कवर्ड एरिया है, ठीक उतना ही परसेंटेज कवर्ड एरिया आपके पीछे वाले मकान पर भी है। तो क्या आपके मकान की वैल्यूएशन और उस मकान की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सेम होगी? तो आंसर होगा नहीं। इसका कारण ये है आपके मकान की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि आपका मकान 60 फीट चौड़ी रोड पर पड़ रहा है, जबकि आपके पीछे जो प्रॉपर्टी है वो केवल 30 फीट चौड़ी रोड पर पड़ रही है। तो भवन के सामने की रोड की जो चौड़ाई होती है वो मकान की वैल्यूएशन पर निर्भर करती है। यहाँ पर मूर दल अनुसूची का प्रोफार्मा लगाया हुआ है, जिसमें कि ऊपर यहाँ पर रोडों का विवरण किया गया है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किस रोड पर पड़ रही है। तो पहला जो ब्लॉक है वहां पर 9.15 मीटर चौड़े रास्ते का है, दूसरा जो ब्लॉक है वो 1.15 मीटर से लेकर के 18.29 मीटर के बीच का है, तीसरा जो ब्लॉक है वो 18.29 मीटर से अधिक रोड का है। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि स्वरूप नगर मोहल्ले पर होती है, लेकिन उसके सामने की रोड अगर 9.1 मीटर तक की चौड़ी होगी, तब तो सर्किल रेट के लिए हम इस वैल्यू का उपयोग करेंगे। और यदि उसी क्षेत्र में कोई प्रॉपर्टी 9.1 मीटर से लेकर के 18.29 मीटर के चौड़े रास्ते के बीच में होगी, तब हम इस रेट का उपयोग ना करके इस रेट का उपयोग करेंगे, क्योंकि इस रेट से 10,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। इसके
बाद यदि उसी क्षेत्र में कोई प्रॉपर्टी आपका 18.29 मीटर से अधिक चौड़ी रोड पर स्थित है, तब हम इन दोनों रेटों का उपयोग नहीं करेंगे, तब हम इस आखिरी रेट का उपयोग करेंगे क्योंकि इन दोनों रेटों से ज्यादा है। तो इस तरीके से भवन के सामने की रोड भवन की वैल्यूएशन पर निर्भर करती है। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि अगर हम इस रेट का उपयोग करके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालेंगे तो वो कम आएगी, इस रेट पर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे तो वो उससे ज्यादा आएगी, और इस रेट पर अगर हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे तो वो इन दोनों रेट की वैल्यूएशन से ज्यादा आएगी। इसका केवल एक ही कारण है कि भवन के सामने जो रोड पड़ रही है उसकी चौड़ाइयां अलग अलग है, जिसके अनुसार हमने यहाँ पर लैंड रेट को अलग अलग लिया गया है। भवन का कवर्ड एरिया। अभी आपने 3 कारण जाने जो कि भवन की वैल्यूएशन पर निर्भर करते हैं। अब चौथे कारण में जो कारण हमारा आता है वो है भवन का कवर्ड एरिया। इसका मतलब ये है कि भवन पर छत कितनी स्क्वायर मीटर की या स्क्वायर फीट की पड़ी हुई है। किसी भवन के कवर्ड एरिया का तात्पर्य उस भवन के आच्छादित क्षेत्रफल से होता है जिस पर छत पड़ी होती है। इस एरिया में भवन के खुले हुए भाग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कवर्ड एरिया कभी भी प्लॉट एरिया के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमें बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार 60 से 90% तक ही कवर्ड एरिया लेना चाहिए। इसका आशय यह है कि भवन की जो वैल्यूएशन होती है वो भवन के कवर्ड एरिया पर भी डिपेंड करती है कि उस भवन के कितने स्क्वायर फीट एरिया पर हमने छत पड़वाई है। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें कवर्ड एरिया कभी भी प्लॉट एरिया का 100% नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बाय लॉज ये हमें अनुमति नहीं देते हैं। बिल्डिंग बाय लॉज ये कहता है कि अगर आपके मकान का एरिया पूरा पड़ा हुआ है तो हम उस पूरे एरिया को वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करेंगे। हमें उस मकान के केवल 60 से 90% तक के भाग को ही कवर्ड एरिया में लाना होगा। अगर आपका मकान केवल 50% ही कवर्ड है तब हम 50% ही कवर्ड एरिया लेंगे, और यदि हमारा मकान पूरा घिरा हुआ है, जितना हमारा प्लॉट एरिया है उतना ही हमारे भवन की छत पड़ी हुई है, तब हम उस पूरी छत को वैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। केवल 60 से लेकर के 90% तक ही हम उस एरिया को कंसीडर करेंगे। भवन की आयु व संरचना। वैल्यूएशन के लिए किसी भी भवन की आयु उस भवन के ऊपर पड़ी हुई छत की संरचना पर निर्भर करती है। इसका आशय यह है कि भवन की जो आयु होगी वो हम उस पर किस प्रकार की छत पड़ी हुई है उसके अनुसार ही हम भवन की आयु को लेते हैं। यहाँ पर एक टेक्निकल शीट लगी हुई है जिस पर भवनों की अनुमानित आयु लगी हुई है उनकी छतों के अनुसार। मतलब यदि हमने जो भवन बनाया हुआ है उसमें हमने आरसीसी का निर्माण कराया है, मतलब हमने उसमें प्रॉपर फाउंडेशन आरसीसी की दी हुई है, हमने उसमें प्लिंथ बीम डाली हुई है, हमने उसमें कॉलम खड़े किए हुए हैं, हमने उसमें स्लैब डाली है वो हमने आरसीसी की डाली हुई है, तब ऐसे भवनों की जो अनुमानित आयु लेंगे वो हम लेंगे 80 साल की। मतलब हम ये स्वीकार करते हैं कि ये जो भवन हमने बनाया हुआ है ये 80 साल तक आराम से चल जाएगा। 80 साल के बाद इसकी क्षीणता दिखने लगेगी कि ये भवन अब रिपेयरिंग मांगता है और कुछ दिनों बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे भवनों के लिए हम जो भवन की आयु लेंगे वो 80 साल की लेंगे। 80 साल क्यों लेते हैं इसका भी मतलब है क्योंकि हम जो भवन में सामान लगा रहे हैं वो सभी सामान हमने अच्छा उपयोग किया है। अगर आप आरसीसी भवन बनाएंगे तो आप फाउंडेशन में भी सरिया डालेंगे, फाउंडेशन में आप कंक्रीट डालेंगे, फाउंडेशन में आप अच्छी सीमेंट डालेंगे। इसी प्रकार से जब आप उसके कॉलम बनाएंगे, उसके फ्रेम बनाएंगे, उसमें स्लैब डालेंगे तो उसमें भी आप अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करेंगे जिसकी आयु अधिक होती है। इसीलिए इस भवन की जो अनुमानित आयु होगी वो हम 80 साल तक की लेते हैं।
अब दूसरे प्रकार के जो हमारे भवन होते हैं वो होते हैं आरबीसी। आरबीसी मतलब जहां पर हमने छत कंक्रीट की ना डाल करके ईंट की डालनी है। आज के दौर में सामान्यतया आरसीसी भवन ही निर्माण में लाए जा रहे हैं, जबकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले या 50 साल पहले जो भवन बनते थे वो हमारे आरबीसी स्ट्रक्चर के बनते थे। मतलब उसमें हम सीमेंट कंक्रीट का यूज नहीं करते थे, उसमें हम ईंट का यूज करते थे। मतलब उसकी जो फाउंडेशन बनती थी, उसकी जो नींव बनती थी, वो हमारी ईंट की बनती थी। वहां पर हम कोई कॉलम नहीं देते थे, वहां पर हम आर्च डालते थे, मेहराब डालते थे, और हम जो छत का निर्माण भी करते थे वो भी हम वहां पर ईंट का उपयोग करते थे। इस दृष्टि से ये मकान की जो आयु होगी वो ऊपर वाले मकान की अपेक्षा कम होगी, जिसको कि टेक्निकल फॉर्म में हमने 60 वर्ष का लिया हुआ है, 60 साल का हमने यहाँ पर ऐसे मकानों की आयु ली हुई है। क्योंकि ईंट जो होती है वो धीरे धीरे क्षारित होती जाती है, धीरे धीरे ईंट से बनी हुई संरचना जो होती है वो कमजोर होती जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल जितने भी सिविल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वहां पर हमें आरसीसी ही निर्माण करना होता है, क्योंकि आरसीसी निर्माण जो होता है वो आरबीसी निर्माण से श्रेष्ठ होता है। उसकी आयु जो होती है, उसके जो टिकने की क्षमता होती है वो आरबीसी निर्माण से अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर उसकी जो आयु होगी वो इसकी अपेक्षा कुछ कम होगी। इसके अलावा हम टीन शेड, धन्य निर्माण, टाट, सीमेंट की चादर, एस्बेस्टस की चादर आदि का भी उपयोग करते हैं, जिसकी आयु हम केवल 50 साल की लेते हैं। डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास किसी भी सिविल संरचना को बनाने के लिए उसकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। इसे ही संपत्ति का मूल्यह्रास कहते हैं। संरचना के निर्माण में लगने वाले पदार्थ जैसे ईंट, सीमेंट, सरिया, लकड़ी इत्यादि की आयु धीरे धीरे कम होती रहती है। इसलिए बने हुए भवन की कीमत बनने के कुछ सालों बाद कम होती चली जाती है। भवन निर्माण की वास्तविक कीमत तथा कुछ वर्षों पश्चात भवन की बची हुई कीमत के अंतर को मूल्यह्रास कहते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूएशन होती है वो मूल्यह्रास पर भी निर्भर करती है। मूल्यह्रास का आशय यह है कि जब हम मकान को बनाते हैं तब तो वो मकान पूरी रूप से सक्षम होता है, लेकिन जब हम उस मकान को डेली यूज करते जाते हैं तो उस मकान में धीरे धीरे कमजोरियां आती रहती है। सालों दर साल इस मकान में संरचना कमजोर होती जाती है और कुछ वर्षों पश्चात ये संरचना ऐसी हो जाती है कि उसका कोई मूल्य नहीं बचता है। तो भवन की वास्तविक कीमत जब हमने मकान बनाया था उस समय उसकी कीमत तथा कुछ वर्षों पश्चात बचे हुए भवन की कीमत के अंतर को ही मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास का वैल्यूएशन के क्षेत्र में बहुत ही अधिक उपयोग है। हम जितनी भी वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में करते हैं सब में हमें मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि मूल्यह्रास से ही हम प्रॉपर्टी की सही वैल्यू निकाल पाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मकान आज से 50 साल पहले बना है, यदि कोई मकान हम आज की डेट में उतना ही बड़ा बनाते हैं तो दोनों के मूल्य में जमीन आसमान का अंतर होगा। जो 50 साल पहले का मकान होगा उसकी वैल्यू आज के टाइम पे कम होगी, लेकिन जो हम आज प्रॉपर्टी को बनाएंगे उसकी वैल्यू जो होगी उस पुराने वाले मकान की अपेक्षा कहीं अधिक होगी, क्योंकि आज की डेट में 50 साल पुराना रेट नहीं चलेगा। 50 साल पहले ईंट कुछ और रेट पर आती थी, सीमेंट कुछ और रेट पर आती थी, सरिया कुछ और रेट पे आती थी, परंतु आज 50 साल बाद उसी सीमेंट, सरिया, ईंट का जो रेट होगा वो 100 टाइम्स बढ़ चुका होगा। इसलिए हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते टाइम पर डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को भी लेकर के चलते हैं। अब बात आती है मूल्यह्रास निकालने के सूत्र पर। तो मूल्यह्रास का जो सूत्र होता है वो भवन की वर्तमान आयु और खड़े भवन की वर्तमान मूल्य तथा भवन की कुल आयु पर निर्भर करता है। इसको हम लोगों ने एक फॉर्मूले में पिरो दिया है जिसे कि हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले में देखिएगा, मूल्यह्रास बराबर 9 गुणे
भवन की वर्तमान आयु इंटू खड़े भवन की वर्तमान मूल्य बटे 10 गुणे भवन का कुल मूल्य। मतलब मूल्यह्रास निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसमें कि 9/10 तो साइलेंट है, इसके साथ में हमने भवन का वर्तमान आयु लिया हुआ है। भवन की वर्तमान आयु से मतलब ये है कि हमारा मकान कितना पुराना हो चुका है। अगर हमने आज से 20 साल पहले मकान को बनाया था तो भवन की जो वर्तमान आयु आज के टाइम पर होगी वो होगी यहाँ पर। इसके बाद में खड़े भवन का वर्तमान मूल्य, मतलब आज के समय में हमारा जो भवन खड़ा हुआ है उसका वर्तमान मूल्य क्या है, जो कि हम वैल्यूएशन से निकालेंगे। वैल्यूएशन करके हम खड़े भवन का वर्तमान मूल्य को निकालेंगे। और इसके बाद में भवन की कुल आयु, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि भवन की जो कुल आयु होती है वो भवन के स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करती है कि भवन हमारा किस संरचना से बना हुआ है। अगर हमने आरसीसी स्ट्रक्चर का निर्माण कराया है तो हम यहाँ पर भवन की कुल आयु जो लेंगे वो 80 साल की लेंगे। और यदि हमने भवन का निर्माण आरबीसी से कराया है, मतलब ईंट से कराया है, तब हम यहाँ पर भवन की कुल आयु 60 साल को लेते हैं। और यदि हमने भवन का निर्माण ना ही आरसीसी से कराया है ना ही आरबीसी से कराया है, हमने भवन की जो छत है वो हमने एस्बेस्टस शीट, एसीसी शीट या टिन शेड डाला हुआ है या खपरैल डाला हुआ है, तब यहाँ पर भवन की आयु केवल 50 साल ही ली जाएगी। तो मूल्यह्रास हमारी भवन की संरचना पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। मूल्यह्रास निकालने के लिए हमें ये जज करना होता है कि हमने जो मकान देख रहे हैं, जो मकान की वैल्यूएशन हम निकाल रहे हैं, उसकी संरचना किस तरीके से बनी हुई है। एक सर्वेयर का, एक वैल्यूअर का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि वो मकान की संरचना को पहचाने। क्योंकि अगर आप आरबीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और आप आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और दोनों में बढ़िया तरीके से आप प्लास्टर करा देते हैं, बढ़िया तरीके से पुताई करा देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये स्ट्रक्चर आरसीसी का है या आरबीसी का है। तो वहां पर आपकी टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो एक वैल्यूअर को, एक सर्वेयर को जज करनी होती हैं। अगर वो इस चीज को जज नहीं कर पाएगा कि प्रॉपर्टी जो बनी हुई है वो आरसीसी की बनी हुई है या आरबीसी की बनी हुई है, तो वो कभी भी मूल्यह्रास को सही तरीके से नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको भवन की कुल आयु लेनी है और भवन की कुल आयु आप तभी ले पाएंगे जब आपको ये अच्छे से पता हो कि जो भवन हमारा बना हुआ है वो आरसीसी की छत पड़ी हुई है, आरसीसी के कॉलम खड़े हुए हैं, आरसीसी की बीम पड़ी हुई है, प्लिंथ बीम आरसीसी की पड़ी हुई है, या हमने आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन का यूज किया है। अगर आप एक टेक्निकल वैल्यूअर होने के नाते ये जज कर सकते हैं तभी आप भवन की कुल आयु निकाल पाएंगे, वरना आपसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो हमें सर्वे के दौरान ये अच्छे से पता होना चाहिए कि भवन किस कैटेगरी का है, किस धातु से उसको बनाया गया है, किन किन चीजों का उपयोग उस भवन को बनाने के लिए किया गया है। तो ये मूल्यह्रास जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव को डालता है। तो इसलिए आपको कभी भी सर्वे के दौरान आप जाइए तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से राउंड ऑफ कीजिए, अच्छे से जज करिए, उसकी एक एक चीज को देखिए कि बीम पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कॉलम पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। छत पे जाइए, छत को अच्छे तरीके से देखिए, छत के ऊपर कॉलम की जो सरिया होती है वो भी निकली होंगी। अगर इस तरीके से है तो आप समझ जाएंगे कि जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो आरसीसी की है। और अगर आरसीसी की होगी तब हम भवन की कुल आयु 80 साल लेंगे और हमारा जो मूल्यह्रास है वो बहुत ही अच्छे से सही तरीके से निकल आएगा, जिससे कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने प्रशिक्षण में जाना कि वैल्यूएशन और मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, वैल्यूएशन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, मूल्यांकन करने की विधि कौन सी होती है, वैल्यूएशन पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और मूल्यह्रास किसे कहते हैं।
इस प्रसंग के लिए जो हमने संदर्भ यूज किया है वो राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान निमी से लिया गया है, BN दत्ता द्वारा प्रकाशित किताब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से लिया गया है और यूट्यूब लेक्चर से लिया गया है। आज मैंने वैल्यूएशन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।